नादरीन, इस निज़ाम को बचाने के लिए तमाम हरबे इस्तेमाल किए हैं पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने। सारे हरबे इस्तेमाल किए, कोई एक हरबा भी नहीं छोड़ा कि इमरान खान से किसी तरह ये लोग जान छुड़ा लें। लेकिन मजे की बात यह है कि पार्लिमान पर कब्जे के बावजूद, अदलिया पर कब्जे के बावजूद, आइन की जो है वो धज्जियां उड़ाने के बावजूद, मीडिया और माशरती इकदार, हर चीज की धज्जियां उड़ा दी गई, मगर वो मसला आज भी हल नहीं हो रहा। इमरान खान या इमरान खान की मकबूलियत का जिन किसी बोतल में ये बंद नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, उनकी कोशिश है कि नौजवानों की जो नाराजगी है उनके साथ वो दूर हो जाए, और उसके लिए वो नौजवानों से इंटरेक्शंस भी करते रहते हैं, स्टेटमेंट्स भी जारी करते हैं, सोशल मीडिया को भी इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स जिनके पीछे आपको किसी का हाथ नजर नहीं आता, आपको ये नजर आता है कि ये इतने सारे लोग इस पे नौकरी कर रहे हैं, इतने सारे लोगों का बोझ तो एक कमर्शियल न्यूज़ चैनल नहीं उठा सकता जितना बड़ा बोझ ये डिजिटल मीडिया नेटवर्क्स उठा रहे हैं। करोड़ों रुपया महीने का ये कैसे खर्च कर रहे हैं जबकि इनकी कमाई जीरो है, यानी कुछ नहीं कमा रहे और बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे हैं। बेशुमार लोगों को इकट्ठा किया गया है तो अपना नैरेटिव बनाने के लिए, नौजवानों के अंदर बातचीत को बेहतर करने के लिए। इवन पश्तो ज़बान में भी शहजाद अकबर साहब बता रहे थे कि कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है और कोशिश की जा रही है कि जो पश्तो बोलने वाले नौजवान हैं उन्हें अपनी लाइन पे लाया जा सके, लेकिन नौजवान काफ़ी नाराज़ हैं। हालात ये हैं कि जिस नौजवान को गिरफ्तार किया जाता है या बुजुर्ग को इवन गिरफ्तार किया जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी रैली से या जलसे से, महीनों के बाद भी जब वो छूट कर आते हैं तो वो इमरान खान के नारे लगा रहे होते हैं। लोग उनके गलों में हार डालते हैं, लोग उनका इस्तकबाल करते हैं, लोग उन्हें सर आंखों पर बिठाते हैं, और उसके बाद जो उनके इलाके के बाकी नौजवान हैं वो भी ऑटोमेटिकली इस तहरीक का हिस्सा बन जाते हैं। देखिए तहरीक चलती कैसे, तहरीक के अंदर जिन लोगों को मार पड़े वो आए और आकर चुप करके बैठ जाए ना तो फिर तहरीक नहीं चलती। लेकिन जिन लोगों को मार पड़े वो बाहर आए, उनका इस्तकबाल हो और वो अपने मौके पर डट कर खड़े हो जाए तो वो हीरोज बन जाते हैं। जब वो लोग हीरोज बनते हैं तो उनके आसपास के जितने नौजवान होते हैं वो सारे उन हीरोज को फॉलो करना शुरू कर देते हैं और वो उनकी तरह का हीरो बनना चाहते हैं, और इस तरह एक तहरीक के अंदर लोगों की तादाद बढ़ती चली जाती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो रियासत है वो लगातार यही गलती कर रही है, और गलती में गलती, इतनी ज़्यादा गलती कि अब तो हर तरफ से शिकवे शिकायतें आ रहे हैं। अख्तर जान मेंगल साहब जो हैं वो बलूचिस्तान के एक बड़े रहनुमा हैं और वो इस सिस्टम से बहुत मायूस हुए हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, बल्कि JUIF के जो सीनियर लॉयर हैं उनका भी मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था, उनके रहनुमा वो ये कह रहे थे कि परवेज़ मुशर्रफ का दौर बेहतर था और आज के दौर के अंदर ज़्यादा जुल्म, फस्तायत और जबर है। उन्होंने कहा जी परवेज़ मुशर्रफ से मेरी बड़ी मुखालफत थी, बिल्कुल वो पसंद नहीं थे, वो बेहतर आदमी नहीं थे, लेकिन आज का दौर तो उस दौर से बहुत बुरा है। अख्तर जान मेंगल ये कहते हैं पहले लोग IB और स्पेशल ब्रांच के जरिए अगवा किए जाते थे, मगर इस बार तो तरक्की इतनी हो गई है कि ISI ने बराह रास्त एक खातून सेनेटर को अगवा करके ज़बरदस्ती आइनी तरमीम में वोट दिलवाया है। ये ना सिर्फ जमहूरी इक़दार और आइन की तौहीन है बल्कि बलूच रवायात की भी संगीन खिलाफ वर्जी है। फिर न जाने किस मुंह से औरत को इज्जत दो की बात करते हैं या ख़वातीन का आलमी दिन मनाने का ढोंग रचाते हैं, जब हकीकत में औरतों को अगवा करके, हिरासा करके और ज़बरदस्ती फैसले करवा कर उनकी तजलील की जाती। ये जनाब आपको कह रहे हैं अख्तर मेंगल साहब। अख्तर मेंगल साहब ने मजीद बताया कि 1947 से बलूचिस्तान को मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की गोद में डाल दिया गया था। पहले सिर्फ बलूचिस्तान में लोग लापता होते थे, मगर अब उसने पूरे पाकिस्तान को मिसिंग पर्सन में तब्दील कर दिया है। हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अरबी ऊंट से भी ज़्यादा खतरनाक है। अगर उसे खेमे में जगह दो तो ये पूरे खेमे पर कब्जा कर लेगी और मालिक को धक्के देकर बाहर फेंक देगी। ये पहले ही अदलिया, पार्लियामेंट, मीडिया और दीगर इदारों में मुदाखलत करती थी, मगर अब ये मियाँ बीवी के ज़ाती मामलात और इद्दत जैसे निजी मसाइल में भी दखल अंदाजी कर रही है। वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने एक वफद को अख्तर मेंगल साहब के पास भी भेजना चाहिए, उनके साथ भी बातचीत जारी रखनी चाहिए। उनके साथ वहाँ पे जुल्म और फस्तायत हो रही है बलूचिस्तान में, जिसका वो मुकाबला कर रहे हैं, और अख्तर मेंगल साहब वो शख्सियत हैं जो बलूचिस्तान के नौजवानों को कम से कम बैठा के बातचीत शुरू तो कर सकते हैं। मारंग बलोच साहिबा हैं, चाहे वो मंजूर पश्तीन हैं, चाहे वो बलूचिस्तान के रहने वाले गयूर बलोच हैं, चाहे वो गयूर पठान हैं बलूचिस्तान के रहने वाले, ये दो जो तबकात हैं वो बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे रहते हैं, बलोच और पठान। तो इनके साथ जो है वो बातचीत की जा सकती है, बैठा जा सकता है, इनकी बात सुनी जा सकती है, कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन मैं पिछले व्लॉग में आपको कह रहा था कि जिसके हाथ में हथौड़ा हो उसे हर मसला कील ही नजर आता है और उसे लगता है कि इसको ठोक दो पकड़ के। तो डंडे वाली पॉलिसी जो है वो काम नहीं कर रही बदकिस्मती से। डंडे वाली पॉलिसी का नतीजा ये है कि तुरखम बॉर्डर के ऊपर रोजाना की बुनियाद के ऊपर मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। यानी पाकिस्तान में तुरखम बॉर्डर है और तुरखम बॉर्डर में जो है वो सैकड़ों ट्रक्स खड़े,
وہاں پہ کھانے پینے کی اشیاء بھی ہیں, ایسی چیزیں بھی ہیں جو خراب ہو سکتی ہیں, اور جتنے کاروباری لوگ ہیں وہ ان ٹرکوں کا رستہ مانگ رہے ہیں جناب ہمیں افغانستان کی طرف جانے دیں, وہاں سے یہاں پہ آنے دیں, لیکن تورخم بارڈر بند ہے اور ایک ڈٹائی ہے دونوں طرف سے. میرے خیال میں یہ پاکستان کو تھوڑا سا دل بڑا کرنا چاہیے, زیادہ نقصان اس میں پاکستان کا ہوتا ہے اور ملینز آف ڈالرز کا روزانہ کا نقصان خیبر پختونخوا کی اکانومی کو ہو رہا ہے. ناظرین, ہماری افغان پالیسی جو ہے وہ اتنی فضول ہے کہ اس کو مجید نظامی صاحب ہیں جرنلسٹ, انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ کے اندر ہی ساری بند کر دی. وہ یہ کہتے ہیں کہ نہ خدا ملا نہ وصال صنم. گزشتہ 10 سال میں ہمارے ترکش میں جو آخری تیر تھا وہ یہی تھا کہ ہم افغان طالبان کو دنیا کے ساتھ مذاکرات کے لیے بٹھا سکتے ہیں. اب وہ بھی کارگر نہیں رہا کیونکہ دنیا کی نظروں میں ہمارے نخرے ہی بہت زیادہ تھے. اب عالمی دنیا عرب شیخوں کے ذریعے افغان طالبان سے ڈیل کر رہی ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. پاکستان کے پاس یہ ایک ہتھیار تھا کہ جناب طالبان کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں, آپ نے جب بھی طالبان سے بیٹھ کے بات کرنی ہو ہم آپ کی بات چیت کروا دیتے ہیں. شروع کروائی بھی پاکستان نے تھی. پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا عمران خان صاحب کے دور میں, اس سے پہلے بھی فیسیلیٹیٹ کیا تھا. تو یہ جب بات چیت شروع ہوئی تھی تو اسی طرح شروع ہوئی تھی, اور عمران خان صاحب نے تو کنونس بھی کیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ بات چیت کر کے آپ یہاں سے نکل جائیں. لیکن ہوا یہ کہ پاکستان کے نخرے بہت زیادہ ہیں, تو عرب جو ممالک ہیں وہ تو تعلقات بناتے ہیں, ان کو تو پیسہ ویسا نہیں چاہیے, بلکہ وہ تو پیسہ انویسٹ کرتے ہیں جا کے مغربی دنیا میں, ان کے پاس زیادہ پیسہ ہے. تو انہوں نے یہ کام فی سبیل اللہ کیا دنیا میں اپنی وقت بڑھانے کے لیے. تو اب ہوا یہ ہے کہ افغان طالبان کے ساتھ دنیا جو ڈیل کر رہی ہے وہ عرب شیخوں کے ذریعے سے کر رہی ہے. زمینی حقائق یہ ہے کہ پہلے 40 سال پاکستانی جہاد کے لیے افغانستان جاتے تھے, اب افغانی جہاد کے لیے پاکستان آ رہے ہیں.